गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोटिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम BA पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था उपागम शुरू किया था। उसमें मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, राजनीतिक व्यवस्था के गुण, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता व डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम के बारे में बताया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था उपागम की। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों का विवरण तथा अपने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकारात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन कोलमैन के साथ लिखी गई पुस्तक द पॉलिटिकल डेवलपिंग एरियाज में किया है। आमंड ने अपने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिपादन में ईस्टर्न की तरह 3 चरण स्वीकारे हैं: निवेश चरण, रूपांतरण चरण तथा निकास चरण। आमंड ने ईस्टर्न की तरह राजनीतिक व्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य स्वीकारे हैं: निवेश कार्य तथा निर्गत कार्य। निवेश कार्य या निवेश, आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के समस्त निवेश कार्यों या निवेशों के 4 प्रकार बताए हैं। जैसा कि आप इस सारणी में देख रहे हैं कि ये 4 कार्य कौन कौन से हैं। पहला है राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, दूसरा है हित स्पष्टीकरण, तीसरा है हित समूहीकरण व राजनीतिक संचार। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों, मूल्यों, विश्वासों तथा परिवर्तन संबंधित धारणाओं को वर्तमान पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया बचपन से ही परिवार एवं स्कूल में शुरू हो जाती है और यह सामाजिक एवं व्यावसायिक संघों के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त करती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है जो राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में उनकी योग्यता एवं स्तर के अनुसार राजनीतिक भर्ती होती है और वे राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न कार्यों एवं भूमिकाओं को निभाते हैं। दूसरा है हित स्पष्टीकरण। राजनीतिक व्यवस्था में चलने वाली ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न समूहों के माध्यम से अपनी मांगों को निर्णयकर्ताओं के सामने रखते हैं। हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया का विकसित रूप हित समूहीकरण एवं हित एकत्रीकरण के रूप में दिखाई पड़ता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह द्वारा मांग के रूप में प्रस्तुत किए गए हितों का समूहीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न हितों में ऐसा तालमेल बैठाया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद निर्णयकर्ता उन समस्त हितों अथवा उनके एक बड़े भाग को स्वीकार कर लें और उनके अनुसार निर्णय लें। हित समूहीकरण की प्रक्रिया हितों के एकीकरण की और इस प्रकार से हितों को प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में जो निवेश कार्यों के साथ ही राजनीतिक संचार नामक निवेश कार्य का भी पर्याप्त महत्व है। राजनीतिक संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न सदस्य किसी राजनीतिक घटना अथवा परिवर्तन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं और इस प्रकार वे अपने राजनीतिक विचार अन्य सदस्यों तक पहुंचाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे निकास कार्य या निर्गत कार्यों की। मैंने आपको बताया है इनके 3 निर्गत कार्य है: नियम निर्माण, नियम लागू करना और नियमों के आधार पर न्यायिक निर्णय प्रदान करना। जो हमारे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायिक पालिका के जो कार्य है उन्हें हम निर्गत कार्य के रूप में देख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आमंड ने निकास कार्यों को राजनीतिक व्यवस्था की उपलब्धियां माना है। उनका मत है कि निकास कार्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों, लाभ एवं सुविधाएं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है: नियम निर्माण करना, नियम को लागू करना,
नियम के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करना। किसी राजनीतिक व्यवस्था में इन तीनों निकास कार्यों को करने के लिए 3 औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है। नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। नियम लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है एवं इन निर्मित नियमों की रक्षा का कार्य तथा इन नियमों के आधार पर विवादों का निर्णय करने का कार्य न्यायपालिका करती है। आमन ने बताया है कि उपरोक्त तीनों निकास कार्यों को केवल औपचारिक संस्था ही नहीं करती, अपितु इन निकास कार्यों को करने में राजनीतिक व्यवस्था की अन्य संरचनाएं एवं सदस्य भी विभिन्न रूपों एवं मात्रा में भाग लेते हैं। इनमें राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, व्यावसायिक संघ, संगठित सामाजिक समूह आदि प्रमुख होते हैं। प्रोफेसर यंग के अनुसार ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की तरह आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत भी सामान्य व्यवस्था सिद्धांत पर ही आधारित है। आमंड ने ईस्टर्न की निवेश एवं निकास की अवधारणा का विस्तार किया है। आमंड ने हित समूहीकरण की प्रक्रिया में तथा हितों के निर्णय में बदलने की प्रक्रिया में सरकारी संरचनाओं के अलावा अन्य औपचारिक समूह की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उनके अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान में राजनीतिक संस्कृति की धारणा को स्थान दिया है। वह बताता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति जितनी अधिक विशेषीकृत होगी एवं राजनीतिक व्यवस्था उतनी ही अधिक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था होगी। आमंड के राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान के अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। उसने अपने प्रतिवाद में संरचना की तुलना में कार्य को अधिक महत्व दिया है। उसका प्रतिमान परिवर्तन विरोधी है और इसमें गतिशीलता को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। आमंड ने राजनीतिक दलों को हित समूहीकरण का श्रेष्ठ साधन माना है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल सभी प्रकार के हितों के समूहीकरण में सफल नहीं होते हैं, किंतु उदाहरण के लिए वे धार्मिक, नस्लीय, जातीय, सांस्कृतिक आदि हित समूहीकरण की उपेक्षा करते हैं। आमंड ने जिस गतिशील व व्यापक राजनीतिक संचार की धारणा प्रस्तुत की है वह अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थाओं में संभव ही नहीं है। उनका राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान मूलतः पाश्चात्य उदारवादी एवं विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं से ही संबंधित है और यह गैर पश्चिमी एवं विकासशील तथा अविकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनुपयोगी है। यह एक राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण में किसी भी प्रकार की मदद नहीं देता है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था उपागम के महत्व की। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विशेष महत्व है। इस अवधारणा के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं में 5 प्रतिमान प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें है निवेश निर्गत प्रतिमान, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान जो आमंड ने प्रस्तुत किया है, संचार प्रतिमान, वितरणात्मक प्रतिमान तथा खेल प्रतिमान। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा मूलतः एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इसका इस्तेमाल राजनीतिक संस्थाओं तथा घटनाओं के अध्ययन व विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया है। इस अवधारणा की मदद से राजनीतिक संस्थाओं एवं उसके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं, उनकी पारस्परिक निर्भरता तथा उनके प्रभावों का वास्तविक अध्ययन संभव हुआ है। इस विश्लेषणात्मक अवधारणा के निर्माण से पहले राज्य एवं शासन का मात्र वैधानिक एवं औपचारिक अध्ययन करने की परंपरा थी, जिससे कोई यथार्थवादी राजनीतिक विश्लेषण प्राप्त नहीं होता था। किंतु राजनीतिक व्यवस्था की विश्लेषणात्मक अवधारणा के द्वारा राज्य एवं सरकार का अनौपचारिक एवं यथार्थ अध्ययन संभव हुआ है। यह उन समस्त कार्यों का यथार्थ अध्ययन करती है जिनके लिए राज्य एवं सरकार का निर्माण किया गया है और जिन कार्यों एवं प्रक्रियाओं की पूर्ति से उसका समर्थन प्राप्त होता है और उसका अस्तित्व बना रहता है। इस अवधारणा ने सामाजिक स्तर पर राजनीतिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं
प्रक्रियाओं का समूहीकरण करके उसे एक व्यवस्था का रूप दिया है। हम राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का जो महत्व है या उसकी उपयोगिता है वो कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें पहला है, यह राज्य एवं सरकार के केवल वैधानिक अध्ययन के स्थान पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को उचित मानती है। इससे राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाया है और इसने उन कारकों को प्रकट किया है जो किसी समाज के संपूर्ण राजनीतिक जीवन को क्रियाशील एवं गतिशील बनाते हैं। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की अवधारणा ने इस तथ्य का विश्लेषण करने की चेष्टा की है कि व्यक्तियों एवं समूह की प्रकारात्मक आवश्यकताएं राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं क्रियाओं को किस तरह प्रभावित करती है। इस अवधारणा ने राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों एवं विकास की स्थिति का विश्लेषण किया है और इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद सामर्थ्य के तत्व का महत्व बताया है। यह अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं कार्यप्रणाली का विश्लेषण करके यह बताती है कि आने वाली संकट का हल किस प्रकार किया जा सकता है। इस अवधारणा का आधार कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, अतः इसके कोई मूल्यात्मक पूर्वाग्रह भी नहीं है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इसे उपयोगी माना जा सकता है। आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण सिद्धांत को अपनी प्रकृति से यथास्थितिवाद का समर्थन अथवा परिवर्तन का विरोधी माना गया है। इसकी तुलना में ईस्टर्न का निवेश निकास व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत में गतिशीलता का तत्व मौजूद है। इसे सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्य एवं तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए उपयोगी माना है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।